ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं, वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां शंकराचार्य विवाद के बीच आज एक नई तस्वीर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज अपने आवास पर 101 बटुकों को आमंत्रित किया और उनका सम्मान किया। बटुकों को तिलक लगाया गया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया गया, फूल बरसाए गए। इस दौरान बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार किया। इससे पहले कल भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से बयान आया था। उन्होंने कहा था कि शंकराचार्य के बटुकों के साथ महापाप हुआ है, आरोपियों पर कार्रवाई होगी। और आज ब्रजेश पाठक ने बटुकों का सम्मान किया, उनके माथे पर तिलक लगाया। इस मुद्दे को एक बार फिर से गरमा दिया है ब्रजेश पाठक ने। आपको बता दें, पिछले महीने प्रयागराज में संगम किनारे माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अपने बटुकों के साथ स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन संगम तट पर पालकी में बैठकर स्नान करने नहीं जा सकते। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से उन्हें रोका गया था और फिर बात हाथ से ऐसी निकली कि पुलिस पर आरोप लगे, प्रशासन पर आरोप लगे कि उसने बटुकों की शिखाएं खींचकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। आज बटुकों की शिखा का सम्मान किया गया है और बटुकों से आशीर्वाद लिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज की ये तस्वीरें हैं। डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक नजर आ रहे हैं बटुकों को तिलक लगाते हुए, और अपने घर में उन्हें जलेबी भी खिलाई है ब्रजेश पाठक ने। तो बटुकों के सम्मान पर छिड़ा ये नया घमासान। इस बीच शंकराचार्य ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा प्रहार किया है। गाय को गौमाता का दर्जा देने की मांग याद दिलाते हुए लखनऊ कूच का ऐलान किया है आज शंकराचार्य ने। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य ने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, गाय को गौमाता का दर्जा दिए जाने की मांग को 20 दिन हो चुके हैं। अब यूपी में बंगाल से ज्यादा गौ हत्या हो रही है। अब हम सरकार को 1 मार्च को फाइनल अल्टीमेटम देंगे और फिर उसके बाद लखनऊ कूच की तैयारी है। हमने अध्ययन किया, हम जो 20वीं पशुगणना की रिपोर्ट है उसका अध्ययन किया। उसमें तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ 15% गाय की संख्या बढ़ गई है और उत्तर प्रदेश में गाय की संख्या 4% घट गई है पिछली जनगणना। इसका मतलब है कि यहाँ पे गाय कम हो रही है, वहाँ बढ़ रही है। तो वहाँ बढ़ रही है, इसका मतलब हत्या वहाँ पर कहीं ना कहीं रुकी है, और यहाँ कम हो रही है, इसका मतलब यहाँ हत्या बढ़ी है। देखिए, अभी हमने जो आगे आने वाला 10 दिन है, इस 10 दिन के लिए जो देश के धर्माचार्य हैं, हमारे सम्मानित आदरणीय धर्माचार्यगण, जिनमें अखाड़े आते हैं, जिनमें महंत आते हैं, संत आते हैं, महामंडलेश्वर आते हैं, आचार्य आते हैं, विद्वान आते हैं, इन सब को हमने आमंत्रित किया है। पहले ही दिन ये बात तय हो गई थी कि 40 दिन का समय है, 41वें दिन हम लोग लखनऊ में होंगे और वहाँ पर तय करेंगे। वहीं ब्रजेश पाठक के बटुकों का सम्मान करने पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दिया। वो बोले कि समाज के दबाव की वजह से ऐसा किया जा रहा है। अब जान रहे हैं कि गलती हो गई है, अब लोग जनता में जा रहे हैं और जनता उनको नहीं खड़ा होने दे रही है। अब सवाल पूछ रही है कि क्या किया, क्या कर रहे हो, तो बेचारे जवाब देने लायक नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो अपने आप को बचाए रखने के लिए कोई ना कोई रास्ता खोज रहे हैं। अब जो भी किया जा रहा हो, लेकिन कम से कम जो सच्चाई है उसको स्वीकार करके खड़े तो हो रहे हैं कि हाँ, ये सही नहीं हुआ। इतना तो कम से कम हिम्मत दिखा रहे हैं वो। ये जो हठधर्मी है, ये कहाँ है इस बारे में सजग हो रहा है? ये तो अपनी हठधर्मिता पर ही कायम है। तो ये जो पूरा मुद्दा है, इसको लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। विपक्ष बटुकों के सम्मान को ड्रामा बता रहा है और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सम्मान से समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्या है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसी सरकार में हैं जिसमें पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान किया है। आप कितना भी ढोंग कर लें, बटुकों को ला करके कितना भी ढोंग कर लें, जब पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है तो उनके सम्मान में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? उसी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं
इसी से पता चलता है उनके शासन प्रशासन में कितनी चल रही है। श्री ब्रजेश पाठक जी बटुकों का सम्मान करते हैं तो इसमें बुरा क्या है? सम्मान करना सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव का बड़ा माध्यम बनता है, लेकिन समाजवादी पार्टी को सम्मान करने की प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी ने हमेशा जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों का अपमान किया हो, तो उन्हें सम्मान कहाँ समझ में आने वाला है। वैसे जिन बटुकों को ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर बुलाया, उन्हें सम्मानित किया, उन्होंने ब्रजेश पाठक को आशीर्वाद दिया है और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी वो तारीफें करते सुनाई पड़े हैं। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है और आज आप लोग कितने की संख्या में यहाँ पहुँचे? हमारा नाम आचार्य श्याम जी पांडे है। आज संख्या की बात की जाए तो मैंने तो कोई गणना नहीं की है। बटुक आए थे, आचार्य विद्वान भी आए थे, तो मैं भी आया था धन्यवाद देने के लिए माननीय जी को। ये जो सनातन परंपरा का अपमान हुआ है उसके लिए 2 शब्द बोला है, तो इसे एक ऐसा अच्छा मैसेज गया, समाज को अच्छा मैसेज मिला। हमारे डिप्टी सीएम साहब ऐसा बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैंने धन्यवाद करने के लिए उनको आए थे। बटुकों के शिखा खींचने पर ही ब्रजेश पाठक ने बयान दिया, महापाप की बात कही। बटुकों के शिखा का महत्व सनातन में क्या है? शिखा का जो महत्व सनातन में है, वो शिखा सनातन की पहचान ही शिखा से है। आशीर्वाद भी दिया आज आप लोगों ने ब्रजेश पाठक, क्या आशीर्वाद दिया है? जी, ब्रजेश पाठक जी को हमने यही आशीर्वाद दिया है, जो ये कार्य कर रहे हैं, जो धर्म का कार्य है, सत्कर्म का कार्य है, ये हमेशा करते रहें। पाठक जी ने क्या, हम ही लोग आए थे पाठक जी से अपील करने की, जो ये जो साधु संतों का तीर्थराज प्रयाग में जो अपमान हुआ, इसके ही हम लोग पाठक जी से मिलने आए थे, इसी बात में बात करने आए थे उनसे। आपका क्या नाम है महाराज जी? मेरा नाम श्रीमान हरि मिश्र। क्या कुछ आज हुआ सुबह, आप लोगों ने किस तरीके का? आज सुबह हम सब लोग आशीर्वाद तो वैसे देते ही हुए हैं हम लोग, और मंत्रोच्चारण सहित सब बढ़िया से हुआ। और ये हुआ कि आज जैसे हम सब लोगों के गुरु भाई लोगों की शिखा पकड़ के खींच के मारा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इस पर कार्रवाई की जाए। और हमारे माननीय ब्रजेश पाठक जी से कहना मेरा ये है कि हमारे विद्यालय की तरफ से, हमारे गुरु भाई की तरफ से, हमारे गुरु जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, अभिनंदन। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। खबर महाराष्ट्र से है। अजित पवार के प्लेन क्रैश से जुड़ी बड़ी खबर। भतीजे रोहित पवार के बाद अब अजित पवार के बेटे को भी इस हादसे में साजिश का शक लग रहा है। अजित के छोटे बेटे हैं जय पवार। जय पवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, ब्लैक बॉक्स आसानी से नष्ट नहीं होता। महाराष्ट्र वालों को घटना का सच जानने का अधिकार है। विमान कंपनी वीएसआर की उड़ानों पर तत्काल रोक लगे। वीएसआर के विमानों से जुड़ी अनियमितताओं की जांच हो, ये मांग जय पवार की तरफ से की गई है। और आपको बता दें कि इससे पहले अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने भी इस दुर्घटना को साजिश करार दिया था। उन्होंने कहा था कि राजनीति की वजह से ही ऐसा हुआ है, जांच का ये पूरा का पूरा विषय है। घटना की गई है ऐसा तो डेफिनेटली शक है, कॉन्स्पिरेसी 100% है, ऐसे हम सबको वहाँ पे लगता है। अभी इसके पीछे राजनीति है कि नहीं वो देखने की ज़रूरत है। एक गुट ऐसा है कि जो नहीं चाहता था कि हमारा जो दूसरा पक्ष है वो उस पक्ष के साथ, एनडीए के साथ सत्ता में आए, वो एक थ्योरी है। और पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो दूसरी पॉलिटिकल थ्योरी है कि शायद दादा ये भी चाहते होंगे कि एनडीए में न रहे, बाहर आए, लोगों के साथ रास्ते पे लड़ेंगे हमारे साथ। तो ये जो चीज़ जिसको अच्छी नहीं लगती थी वो दूसरा गट है। अगर पॉलिटिकल थ्योरी इसमें लानी है तो इस दोनों गट में से कोई तो हो सकता है। ऐसे पॉलिटिकल थ्योरी को अगर हम कंसिडर करें तो ऐसे हम सबको लगता है। देखिए, साजिश और शक के आरोपों के बीच अब महाराष्ट्र की सियासत में ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है। महाराष्ट्र के सियासतदान इस मुद्दे को लेकर मुखर तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। सुनाते हैं आपको। 15-20 दिनों से जब से एक्सीडेंट हुआ है, रोहित पवार जी दिल्ली भी गए, महाराष्ट्र में एक्सपर्ट से भी पूछ रहे। और कल आपने देखा पार्थ और जय, बड़ी दुख उनको हुआ है। उनके मतलब जिस तरह से दादा का एक्सीडेंट हुआ है, किसी को आज भी विश्वास नहीं हो रहा है जिस तरह से वो क्रैश हुआ है। लेकिन ये कैसे हुआ, ऐसे बहुत सारे सवाल आज सबके मन में है। रोहित पवार साहब ने बहुत सारी बातें रखी हैं, फिर जय पवार अभी कुछ शक बता रहे हैं कि क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ।
वो भी शक जता रहे हैं। तो मेरे ख्याल से और ब्लैक बॉक्स के बारे में उन्होंने कहा है कि वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो ये कैसा डिस्ट्रॉय हो गया, ये सारी बातें का ठीक ढंग से जांच होना बहुत ज़रूरी है। ये भी काफ़ी सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुत सारे इस पे अगर आप देखें तो मुद्दे बाहर आ चुके हैं। एक ही बात है कि इस पे जो इन्वेस्टिगेशन हो फ्री एंड फेयर हो, कोर्ट मॉनिटर्ड हो, और जो भी सच है उसमें से बाहर है। अजीत पवार जी के हादसे के बारे में हर किसी आदमी को पूछने का हक है। तो जय पवार जी तो उनके बेटे हैं, उनका तो हक बनता ही है कि ये दुर्घटना कैसी हुई, क्यों हुई, किस प्रकार हुई। और जहाँ तक ब्लैक बॉक्स का सवाल है, तो इस मामले में ब्लैक बॉक्स का क्या हुआ, इसकी ऑफिशियल जानकारी ना आपके पास है, ना मेरे पास है, ना और किसी के पास है। इस मामले में सरकार, जांच एजेंसियों ने गंभीरता से लेनी चाहिए और जो भी सच है अजीत दादा के हादसे का, वो सच जनता के सामने आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे बात असम की, जहां आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। दोनों दमखम के साथ चुनावी तैयारी में जुटे हैं। कांग्रेस की तरफ से आज प्रियंका गांधी ने चुनावी बिगुल फूंका है, वहीं बीजेपी भी अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए जुटी हुई है। आज एक तरफ असम में प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला, दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन हुंकार भरते दिखे। तो मिशन असम और इसी को लेकर सियासी भिड़ंत, कांग्रेस बनाम बीजेपी की ये जंग। कांग्रेस की तरफ से कमान प्रियंका गांधी ने संभाली है। 2 दिन के असम दौरे पर प्रियंका गांधी मां कामाख्या के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मां कामाख्या का आशीर्वाद लेकर असम की सियासत में कांग्रेस की तकदीर बदलने के लिए मंथन करती प्रियंका गांधी। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष ने भी असम में हुंकार भरी है। नितिन नवीन असम में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए, चुनौती बड़ी है असम में बीजेपी के सामने। एक बार फिर सत्ता में लौटना है तो फिर एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना होगा। बीजेपी की तरफ से रणनीति को बार बार धार और कमान एक तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के ही हाथ में है, और वहां दूसरी तरफ कांग्रेस जद्दोजहद करती हुई कि किस तरीके से इस बार के चुनाव में इतिहास को बदले और सत्ता में वापसी करे। ये तस्वीरें आज देखने के लिए मिली। दिलचस्प सी ये तस्वीर थी जब मां कामाख्या मंदिर में दर्शन के लिए प्रियंका गांधी पहुंची, तो वहां पर एक बाबा पहुंच गए। उन्होंने पहले तो प्रियंका गांधी के साथ सेल्फी ली, फिर तस्वीर खिंचवाई, मैम बाबा जी का आशीर्वाद, गांधी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। बाबा भैरवनाथ, बहन का काम अच्छा बनेगा इस साल। मैम बाबा जी का आशीर्वाद बाबा महाकाल बाबा भैरवनाथ, बहन का काम अच्छा बनेगा इस साल। हमारा बेटी प्रधानमंत्री बनेगा। तो मां कामाख्या देवी मंदिर में प्रियंका गांधी ने पूजा अर्चना की। उनके साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने उनसे खास बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। प्रियंका गांधी पहुंची हैं आसाम, और सबसे पहले कामाख्या देवी मंदिर में पहुंच करके दर्शन करने के बाद में अब वो शुरू करेंगे। और बघेल साहब, प्रियंका गांधी अब यहाँ पर पहुंची, माना जाए इसकी चुनावी तैयारी जो है शुरू हो गई। बिल्कुल हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, और आसाम हमेशा वो आती रही हैं। और आज से समझ लीजिए कामाख्या देवी दर्शन के बाद से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, पीएससी की बैठक, सारी बैठकें होंगी। तो चुनाव की तैयारी में जाने के पहले जो तैयारी होती है, पदाधिकारियों की बैठक। कहा जा रहा है कि मुकाबला जो है वहाँ दावा किया जा रहा है हेमंत बिस्व शर्मा और बीजेपी की तरफ से इस बार जो है पूरी तरह से पूर्ण बहुमत वाली सरकार का नारा दिया गया। हेमंता बिस्व शर्मा का घमंड ही उसको खा जाएगा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी अभी असम में मौजूद हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच कांग्रेस पर तंज कसा, इशारों में प्रियंका गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कह डाला। कांग्रेस को पूरी तरह से मुक्त बना देना है। यहाँ से जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन आते भी हैं उनकी चिंता मत कीजिएगा, वो चुनावी मौसम में आते हैं फिर चले जाएंगे। सालों भर 24/7 कोई काम करता है तो वो भाजपा का कार्यकर्ता ही है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जहां लोग आंखों की रोशनी पाने गए थे लेकिन हमेशा के लिए अंधेरा लेकर वापस लौटे। लापरवाही की वजह से 9 लोगों को अपनी आंखों की रोशनी खोनी पड़ी है। 9 लोगों की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है। देखिए जरा कितनी बड़ी लापरवाही गोरखपुर में सामने आई। दरअसल 1 फरवरी को गोरखपुर में 30 लोगों ने न्यू राजेश हाईटेक
हॉस्पिटल की तरफ से आयोजित आई कैंप में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था। इसके 24 घंटे बाद ही एक एक कर 18 मरीजों की आंखों में संक्रमण फैल गया। हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि इन सभी को अलग अलग अस्पताल में रेफर करना पड़ा, लेकिन 18 लोगों की आंखों की रोशनी वापस नहीं मिल पाई। इस मामले में राजनीति गर्मा गई है। अखिलेश ने इस लापरवाही का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य विभाग को आड़े हाथ लिया है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक्शन लिया है, अस्पताल को सील किया गया है, जांच बिठा दी गई है। लेकिन बड़ी बात यह कि जिनकी आंख की रोशनी चली गई, उनकी जिंदगी में तो हमेशा के लिए अंधेरा छा गया है ना। उनकी जिंदगी आगे कैसे कटेगी? उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके लिए जवाबदेही किसकी है? रोशनी पाने गए थे, लेकिन नसीब में अंधेरा वापस लेकर लौटे, और यह अंधेरा लापरवाही की वजह से आया इनकी जिंदगी में। उनका ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद शाम तक वो घर पे आए। फिर रात होते होते वो उनका बहुत दर्द उठा आँख से, बढ़िया इलाज नहीं मिला। फिर फ़ोन किया कि भाई वो वहाँ मत ले जाओ, ले चले गए दिल्ली लेके चले जाओ। तब हम लोग वहाँ दिल्ली एम्स में ले गए हैं, तो वहाँ उनका 2 दिन भर्ती करवाया वहाँ पे। फिर तीसरे दिन में मतलब उनका आँख पूरा निकाल दिया गया। राजेश हाईटेक में ऑपरेशन के लिए भेजा गया था, तो वहाँ से ऑपरेशन हो गया। वो घर पे आए, रात में काफ़ी दर्द होने के कारण हम लोग फिर दोबारा उनको वहाँ पे लेकर गए। वहाँ से रेफर किया दिल्ली में, वहाँ ऑफिस में भर्ती हैं। वहाँ पे जो 48 घंटे का समय दिया था ऑपरेशन के लिए, तो आज उनका ऑपरेशन हुआ है, तो एक आँख निकाल दिया गया पूरा। दिखाई नहीं दे रहा था, हल्का दिखाई दे रहा था, उसी के नाते आँख खुलाया गया जी। हाँ, उसके बाद उनके आँख में से वो ये ब्लड आने लगा। आँख का ऑपरेशन हुआ, वहाँ से आई तो इनका पानी जो है बंद ही नहीं हुआ आँख में। तो दिखाने के लिए यहाँ से जब इनका तबीयत खराब हो गया, दिखाने के लिए गोरखपुर लेके गए। डॉक्टर बोला यहाँ के बस का बात नहीं है और इसको आगे कहीं पे लेके जाइए। दिल्ली में गया तो उनका जो है आँख बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, तो डॉक्टर लास्ट पोजीशन में उनको जो है बताएं कि आँख निकालेंगे तभी ये बच सकती हैं, तो आँख निकाल दिया गया उनका। 30 ऑपरेशन। और अब बात सिनेमा में जाति को लेकर छिड़े घमासान। खबर फिल्म घूसखोर पंडित से जुड़ी हुई है। खबर यह है कि फिल्म घूसखोर पंडित के खिलाफ याचिका का निपटारा हो गया है। घूसखोर पंडित पर याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा किया। फिल्म घूसखोर पंडित के निर्माता ने भरोसा दिया है, विवादित नाम बदल रहे हैं। ये भरोसा फिल्म निर्माता ने दे दिया है। किसी भी वर्ग का अपमान फिल्म में नहीं होगा, ये भरोसा भी फिल्म निर्माता की तरफ से दिया गया है, जिसके बाद इस याचिका का सुप्रीम कोर्ट में निपटारा हो गया है। तो फिल्म में ब्राह्मणों के अपमान के नाम पर शुरू हुआ विवाद, अब अगली फिल्म यादव जी आ गई है, यादव जी तक पहुंच गया है। ये एक और फिल्म है घूसखोर पंडित को लेकर ये विवाद पिछले दिनों जो चल रहा था, जिसका सुप्रीम कोर्ट में निपटारा हुआ है। फिल्म के निर्माता नीरज पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी, विवादित नाम को हटा दिया गया है, अभी नए नाम पर विचार हो रहा है। और दूसरी तरफ 27 फरवरी को रिलीज होने वाली फिल्म यादव जी की लव स्टोरी, इस पर नया बवाल छिड़ गया है। यादव समाज इस फिल्म का विरोध कर रहा है, इसे सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचाने वाली फिल्म बता रहा है। तो फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के खिलाफ संभल में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। फिल्म के निर्माता निर्देशक पर यादव समाज की भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया है। 27 फरवरी को रिलीज होने वाली फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने डीएम को ज्ञापन सौंपा, फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग की। समाजवादी पार्टी का आरोप है फिल्म की कहानी और प्रचार सामग्री में यादव समाज की छवि को गलत तरीके से दिखाया गया है। फिल्म के नाम में जाति विशेष का उल्लेख कर उसे प्रेम प्रसंग से जोड़ना समाज की गरिमा के खिलाफ है। इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। इस मामले में फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के निर्माता निर्देशक समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, जब ये कानून बन गया है तो इस पर नहीं है कुछ, जब कानून का पालन करना चाहिए। अब जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ न कुछ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे ख्याल से फिल्म बनाने वालों को सोचना होगा, सोचना भी चाहिए कि देश पहले है, धन बाद में है। यदि जाति के नाम पर पिक्चर बनाने से किसी समाज की भावनाएं आहत हों तो ऐसी पिक्चर बनाने से मेरे ख्याल से बाज आना चाहिए। जातियों के नाम से पिक्चर बनाने की परंपरा भारत के लिए अच्छी नहीं होगी। लॉरेंस
गैंग की मैडम जहर गिरफ्तार। तुम क्या करती थी, कहाँ जाती थी, कहाँ रहती थी? उसका पार्लर का काम है, ब्यूटी पार्लर का बस। लॉरेंस गैंग को झटके पर झटका। पहले कबूतर, अब मैडम जहर अरेस्ट। लेडी डॉन का ब्यूटी पार्लर कनेक्शन। वो पता नहीं किस तरीके से कि नाम जोड़ा जा रहा है, उसका कुछ है नहीं मैटर ऐसा। मैडम जहर गिरफ्तार, कहां तक तार? लेडी डॉन की धमक, लॉरेंस गैंग में कहां तक? मैडम जहर के घर पहुंचा एबीपी रिपोर्टर। पुलिस की स्पेशल सेल ने खुशनुमा अंसारी को बॉबी कबूतर नाम के एक गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कबूतर की गर्लफ्रेंड बोलेगी, जहरीले राज खोलेगी। लेडी डॉन की सीक्रेट फाइट। गैंगस्टर की मैडम जहर सलाखों के अंदर। दिल्ली में एक लेडी डॉन पकड़ी गई है और उसकी गिरफ्तारी से एक ओर जहां लॉरेंस गैंग को झटका लगा, दूसरी ओर लॉरेंस गैंग के स्याह राज के सबूत अब मिलने वाले हैं। ड्रग्स सिंडिकेट के आरोपों में दरअसल जिस महिला मैडम जहर की गिरफ्तारी हुई है, उसी मैडम जहर को जुर्म की दुनिया में एक बड़े नाम के तौर पर पहचाना जाता है, मैडम जहर के तौर पर जाना जाता है। लॉरेंस गैंग की इस लेडी डॉन का असली नाम खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा है। इसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। मैडम जहर लॉरेंस गैंग के गनमैन कहे जाने वाले बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड है। बताया जा रहा है कि बॉबी कबूतर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हथियारों की खेप मुहैया करवाता था और पहले ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है। ये वो खूबसूरत चेहरा है जिसका राज बहुत गहरा है। ये वो हसीना है जिसने लॉरेंस के गुर्गे का दिल छीना है। ये वो ब्यूटी है जिसने जुर्म की दुनिया की हर महफिल लूटी है। जुर्म की दुनिया में इस चेहरे को लोग मैडम जहर के नाम से पुकारते हैं। उसका असली नाम है खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा। देखने में खूबसूरत और भोला भाला ये चेहरा आखिर मैडम जहर क्यों कहा जाता है? कहते हैं दिलकश अदाएं दिखाने वाली इस हसीना को देखकर बड़े बड़े अपराधियों के होश उड़ जाते हैं। वो मैडम जहर अब पुलिस की गिरफ्त में है और सवाल यह है कि आखिर मैडम जहर कैसे पहुंची अंदर। इस सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि मैडम जहर का पकड़ा जाना लॉरेंस गैंग के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक मैडम जहर लॉरेंस गैंग की इस ड्रग्स ब्रिगेड की एक टॉप कमांडर है और उसका पकड़ा जाना लॉरेंस गैंग के खिलाफ पुलिस की बड़ी कामयाबी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मैडम जहर को महिपालपुर में उसके कुछ साथियों के साथ घर दबोचा और अब उससे पूछताछ हो रही है, क्योंकि उस पर ड्रग्स और आर्म्स सिंडिकेट से जुड़े होने का आरोप है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और उसी ब्यूटी पार्लर की आड़ में ड्रग्स और हथियार की सप्लाई का आरोप है। पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एक लेडी डॉन को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम खुशनुमा अंसारी। आपको बता दें कि दिल्ली के चौहान बांगर इलाके में खुशनुमा अंसारी एक नेहा मेकअप स्टूडियो के नाम से अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खुशनुमा अंसारी को बॉबी कबूतर नाम के एक गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक बॉबी कबूतर है। बॉबी कबूतर की जो गर्लफ्रेंड है वो खुशनुमा अंसारी, इसके अलावा 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की जो
स्पेशल सेल की टीम थी वो कई सालों से बॉबी कबूतर की तलाश कर रही थी। बॉबी कबूतर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में तो वांटेड था ही, इसके अलावा कई और दिल्ली के बड़े मामले थे जिसमें वो वांटेड था। पुलिस ने जब दबिश दी तो इस मामले के अंदर खुशनुमा अंसारी का नाम सामने आया। पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और खुशनुमा अंसारी से जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में ये निकल करके सामने आया कि खुशनुमा अंसारी जो है वो बॉबी कबूतर को 7 साल से जानती थी। 7 साल से दोनों आपस में रिलेशन में थे और वो इसमें मामले में गैंग की मदद भी कर रही थी। फिलहाल जो चारों आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस लगातार सभी से पूछताछ कर रही है। मैडम जहर के नाम से कुख्यात खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा की लॉरेंस गैंग के अंदर पैठ बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो न सिर्फ ड्रग सिंडिकेट का अहम मोहरा है बल्कि लॉरेंस के गुर्गे बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड भी है। बॉबी कबूतर को 7 साल से जानती है। वो बॉबी कबूतर जिसका नेटवर्क पाकिस्तान तक है, वो बॉबी कबूतर जो लॉरेंस गैंग को हथियार देता है। उसका सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी अहम रोल माना जाता था। वो बॉबी कबूतर चंद घंटे पहले गिरफ्तार हुआ और उसके बाद अब उसकी गर्लफ्रेंड मैडम जहर भी पकड़ी गई है। इस खबर ने जुर्म की दुनिया में हड़कंप मचा दिया, लॉरेंस गैंग को परेशान कर दिया। हर ओर मैडम जहर की चर्चा है, लेकिन उसके परिवार वाले सारे आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। इस वक्त हम चौहान बांगर में खुशनुमा अंसारी के घर पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक शख्स है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा सलमान नाम है। सलमान जी, आप खुशनुमा अंसारी के क्या लगते हैं? जी मैं उसका बहनोई लगता हूँ। उनको जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कि आपको पता चला कि क्यों गिरफ्तार किया है? नहीं सर, मुझे नहीं पता इस बारे में, क्योंकि मैं उस टाइम घर पे भी नहीं था, काम पे गया हुआ था और कुछ पता नहीं चला अचानक क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बाद में न्यूज़ पे देखा है कि ऐसा कुछ हुआ है। अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हुआ है, इसके अलावा कुछ बता नहीं सकता मैं। खुशनुमा क्या करती थी, कहाँ जाती थी, कहाँ रहती थी? उसका पार्लर का काम है, ब्यूटी पार्लर का। बस कहाँ पर? यहीं है मटके वाली गली में। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। जैसे बुकिंग वगैरह पे जाना, उसका घर में मेकअप का वो काम है बस, और कोई काम नहीं है। तो वो क्या पार्लर गई थी या कहीं पर गई हुई थी? कल गिरफ्तार किया है ना या परसों किया है? सर शायद कल परसों में ऐसा कुछ हुआ है। वैसे तो हमें ये पता है कि बुकिंग पे गई थी वो, बाकी कुछ पता नहीं क्या हुआ है। पुलिस ने एक बॉबी कबूतर नाम के गैंगस्टर को अरेस्ट किया है जो लॉरेंस बिश्नोई का साथी है, उसके साथ उनका नाम आया है। तो क्या इस बारे में कोई जानकारी थी आपको? इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, ना ऐसा कुछ है। वो पता नहीं किस तरीके से कि नाम जोड़ा जा रहा है, उसका कुछ है नहीं मैटर ऐसा कोई। पुलिस का कहना है कि 7 साल से इन्वॉल्वमेंट थी और जो बॉबी कबूतर जो अरेस्ट हुआ है वो कई बड़े बड़े मामलों में सामने आता रहा है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को वो हथियार सप्लाई कराता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी उसका नाम सामने आया। मुझे कुछ नहीं पता सर, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, ना कोई वो है मेरे को जानकारी इस बारे में। फैमिली में कौन कौन है यहाँ पर? सर उनकी एक अम्मी है जो बीमार रहती हैं, भाई है, भाभी है उनकी, एक मेरी वाइफ है, बस हम ही हैं, 4-5 लोग। आपको कभी कोई इस बारे में पता नहीं चला कि उनका कोई रिलेशन है गैंगस्टर के साथ? मुझे कुछ भी पता नहीं चला इस बारे में, ना मेरे को कुछ पता है। प्रियंका गांधी असम के 2 दिन के दौरे पर हैं। मां कामाख्या के दर्शन से उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत की है। प्रियंका गांधी अभी पार्टी दफ्तर पर नेताओं के साथ बैठक कर रही हैं। मंथन कांग्रेस कर रही है। असम में विधानसभा चुनाव होने को हैं और उसी को लेकर कमान सीधे प्रियंका गांधी के हाथ में कांग्रेस ने थमा दी है। इसी के मद्देनजर प्रियंका गांधी 2 दिन के असम दौरे पर। आज से असम के 2 दिन के दौरे पर प्रियंका गांधी और अपने दौरे की शुरुआत जो है प्रियंका गांधी ने मां कामाख्या मंदिर में आशीर्वाद लेकर की। और फिलहाल ये देखिए पीपल्स चार्जशीट, ये सरकार की घेराबंदी, हेमंत बिस्व शर्मा सरकार की घेराबंदी इस अंदाज में कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। असम पहुंची हुई है प्रियंका गांधी और उन्होंने वहां पहुंचकर ये पीपल्स चार्जशीट जो है ये जारी किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसपे एक के बाद एक जो कमियां हैं, जो खामियां हैं हेमंत बिस्व शर्मा सरकार की, वो गिनाई गई है। तो लोगों की तरफ से ये चार्जशीट, कांग्रेस दावा कर रही है कि वो लोगों की आवाज बुलंद कर रही है। हेमंत बिस्व शर्मा सरकार असम के लोगों के लिए बिल्कुल खराब साबित हुई है और ऐसे में इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पर भरोसा जताइए। हेमंत बिस्व शर्मा सरकार की खामियां गिनाते हुए कांग्रेस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें कांग्रेस ने पीपल्स चार्जशीट जो है वो जारी किया है। ये तस्वीरें कांग्रेस के मंच की, जहां प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई के साथ भूपेश बघेल, कांग्रेस के अन्य
वरिष्ठ नेता जो प्रियंका गांधी के साथ पहुंचे हैं असम के 2 दिन के दौरे पर। तो फिलहाल कांग्रेस असम चुनाव में गठबंधन किससे करेगी, किससे नहीं करेगी, इसे लेकर मंथन बाद में किया जाएगा। लेकिन अभी शुरुआत जो बिगुल फूंका जा रहा है असम विधानसभा चुनाव के लिए, उसमें निशाने पर कैसे हेमंत बिस्व शर्मा को लेना है, इसकी तैयारी और इसके संकेत इस पीपल्स चार्जशीट के जरिए कांग्रेस की तरफ से दे दिए गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।